दोस्तों जय माता दी। माह मई 2026 और चंद्र राशि मेष, लगन राशि नहीं, ये चंद्र राशि है। मंगल महाराज को बहुत प्रिय राशि है। हम बात करेंगे कि ये मई माह आप कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसके लिए हम ग्रहों के और नक्षत्रों के दोनों के उपाय करेंगे। तो एक संक्षेप में बात कर लूँ आपसे कि ये महीना मेहनत और निर्णय का है। नई जिम्मेदारी तो आपको जरूर मिलेगी। प्रमोशन के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। आय बढ़ेगी पर खर्च भी बढ़ेगा, अच्छी बात है। सिर दर्द और ब्लड प्रेशर की कुछ संभावना रह सकती है। नियमित दिनचर्या अपनाएं। छोटे भाई बहनों से विवाद से आपको इस महीने बचना चाहिए। और यदि आपने गुस्से पर नियंत्रण किया तो इस माह पे आपका नियंत्रण हो जाएगा। चलिए हम ग्रह गोचरीय व्यवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले सूर्य और बुध आपके केंद्र में हैं। मंगल महाराज की मेष राशि और सूर्य महाराज को ये बहुत पसंद है, मित्र हैं मंगल के। परंतु जब सूर्य केंद्र में रहते हैं तो थोड़ा अहंकार भी दे देते हैं, थोड़ा ईगो भी दे देते हैं। परंतु बुध महाराज यहाँ पे भी हैं तो बुद्धि भी रहेगी। इसलिए उस अहंकार पर आपकी बुद्धि थोड़ा तो नियंत्रण कर लेगी। 15 तारीख को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे वृषभ राशि में। ये 15 मई के बाद की बात है। आपको वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, बहुत जरूरी है। परिवार से बैठ के सुकून से बात करें, एग्रेशन शो नहीं करें और दादागिरी तो बिल्कुल भी नहीं करें। और फिर यहाँ पे बुध भी 14 तारीख से यहाँ आ जाएंगे तो ये अच्छे हैं। वाणी के बाब में बुध महाराज वाणी में प्रखरता लेकर आते हैं। और फिर 29 को मिथुन में बुध यहाँ आ जाएंगे तो ये भी पराक्रम में, संचार में, कम्युनिकेशन में बुध का तो सबसे बड़ा रोल होता है। बुध अच्छे हैं, सूर्य अच्छे हैं। वो कहते हैं कि सूर्य से 7वां घर चमकता है और सूर्य से 7वां घर आपके जीवन साथी का घर है, आपके पार्टनर का घर है। तो इस मामले में तो ये माह पूरी तरीके से सकारात्मक रहने वाला है। सूर्य जब यहाँ आएंगे तो ये वाला घर चमका देंगे। अष्टम घर मतलब वो पैसा जो हमने नहीं कमाया। एग्रेशन नहीं रखोगे तो पीड़ा नहीं होगी, ये बात आप लिख के रख लें। फिर हम सूर्य और बुध की बात कर ली, चलिए शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र महाराज, शुक्र बैठे हैं आपके द्वितीय भाव में, बहुत अच्छा भाव है। शुक्र धन के भी कारक होते हैं और अपनी राशि में बैठे हैं। अच्छी बातें करोगे, थोड़ी सी प्रेम प्यार की बातें भी करोगे। और सूर्य यहाँ से 8वें घर को देख रहे हैं तो ये भी एक योग बनता है कि कुछ वो धन आपको प्राप्त हो सकता है जो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है। तो चलिए फिर शुक्र महाराज 14 से मिथुन में आ जाएंगे और मिथुन में गुरु के साथ हो जाएंगे। ये महासंयोग बनेगा, दोनों गुरु, देवताओं के गुरु और राक्षसों के गुरु एक साथ हो जाएंगे। और ये भी आपके साहस के भाव में, संचार के भाव में, पराक्रम के भाव में, छोटे भाई बहनों के भाव में अच्छा है। और दोनों 7वें घर को देखकर आपके भाग्य को उदय करेंगे। तो 15 मई के बाद तो फिर खुशखबरियां हैं आपके लिए। चलिए शुक्र की भी बात कर ली। अब हम बात कर लें गुरु महाराज की। गुरु तीसरे भाव में होते हैं, ये उपचय भाव होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ गुरु अच्छे नहीं हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने कहा क्या? मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा, ये लोग कहते हैं। क्यों नहीं कहा मैंने?
1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पे, व्यवसाय के भाव पे, पार्टनर के भाव पे ये डाल रहे हैं। और जब पांचवी दृष्टि अमृतमयी दृष्टि होती है तो इस भाग को जागृत कर देंगे, अमृत प्रदान करेंगे, तो जीवन साथी भी खुश, पार्टनर भी खुश और व्यवसाय भी अच्छा। फिर इसके बाद सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके भाग्य के भाव पर, और ये तो भाग्योदय करने वाली बात हो गई, क्योंकि गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता ही होता, बैठे कहीं भी हो। तो जहां देख रहे हैं हम भी वहीं देखें और सकारात्मकता की ऊर्जा ग्रहण कर लें। वैसे भी आप मंगल के बहुत ऊर्जावान राशि के जातक हो। फिर 7 के बाद 8 9 नवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके इच्छा पूर्ति के भाव पे, सामाजिकता के भाव पे, दोस्तों के भाव पे। तो ये तो आनंद की बात है, इसका आनंद उठाइए। ज्ञान चाहिए, गुरु का ज्ञान होना चाहिए। घर बैठे बैठे तो नहीं होगा, किसी से लड़ाई करोगे, उलझोगे तो गुरु की दृष्टि निष्फल चली जाएगी, क्योंकि फल तो कर्मों का ही मिलता है। चलिए, गुरु महाराज की बात हो गई। अब हम बात कर लें, केतु महाराज 5वें घर में बैठे हैं। ये आनंद का भाव है, बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भी भाव है। यहाँ पे आपका मन थोड़ा डवाडोल होगा, थोड़ा सा डवाडोल होगा। यदि आपके बच्चे हैं तो वो बच्चों आपको लगेगा कि इनकी दिशा क्या है, समझ में नहीं आ रही, क्या करें। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा भ्रम होता है यहाँ पे। फिर भी केतु आध्यात्मिक होते हैं, गुरु से कम नहीं होते। बस गुरु को सब कुछ दिखता है, इन्हें कुछ दिखता नहीं है। अच्छा भाव है, परिवर्तन से बचना, अनचाहे परिवर्तन से बचना। अब ये राहु यहां बैठ के भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये 11वां भाव उपचय भाव होता है और यहां राहु सबसे अच्छा फल देते हैं। तो आनंद की बात है, राहु अच्छा फल यहां पे दे रहे हैं। अब हम आ जाए शनि और मंगल। एक विस्फोटक युति बनी है। शनि और मंगल बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं रखते। एक बहुत ऊर्जा और एग्रेशन का ग्रह है और एक कर्मठता और सुकून का ग्रह है, और दोनों हैं 12वें भाव में। परंतु देखो ना, ग्रह गोचरी व्यवस्था ने कितना अच्छा काम किया है। उन्होंने इन दोनों को मीन राशि में बिठा दिया, और मीन राशि है मतलब गुरु की राशि। यार, कितने ही बदमाश बच्चे हों, गुरु के घर में बदमाशी नहीं करते। तो ज़्यादा बदमाशी तो नहीं होगी, थोड़ा बहुत खर्च मर्च बढ़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ दान कर दो, मरीजों को कुछ ना कुछ दान कर दो, तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। और विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कोई भी संबंध बनाना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा। अब शनि महाराज बैठे हैं, उस घर को नहीं बिगाड़ते। शनि न्यायाधीश है यार, कैसी बातें लोग करते हैं। न्यायाधीश गड़बड़ करेगा क्या? नहीं करेगा। परंतु शनि जहां देखते हैं वो एक अलर्ट देते हैं कि इस घर को संभाल लो, यदि गड़बड़ की तो ठीक कर दूंगा, ऐसा शनि महाराज कहते हैं। तो शनि क्या कर रहे हैं? 1 2 3 पहली दृष्टि डाल रहे हैं आपके वाणी के भाव पे, कुटुंब के भाव पे, परिवार के भाव पे। वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, परिवार पे ध्यान दो, वाणी पे ध्यान दो, धन पे भी ध्यान दो। यदि ध्यान दोगे, ईमानदारी इन सब चीजों में बरतोगे तो अच्छा होगा। और जरा सी भी गड़बड़ की तो फिर तो मैं गड़बड़ कर दूंगा, क्योंकि शनि देखते तो फिर देखते ही हैं। अब देखिए आप, शनि महाराज की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है। रोग, रिपु, ऋण, ये तो नकारात्मक बातें होंगी। सकारात्मक भाव है सेवा। तो शनि महाराज कह रहे हुए हैं कि सेवा का भाव रखिए, जहां जरूरत पड़े वहां सेवा के लिए तत्पर रहिए। रोग और रिपु और ऋण तीनों से बचा लूंगा। और यदि नहीं की, स्वार्थी बने तो फिर देख लो।
फिर इसके बाद 7 के बाद 8 9 10, 10वीं दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुक्र भी दृष्टि डाल रहे थे, सूर्य भी डाल रहे थे। ये अष्टम घर है, आयु का घर है। वो कहते हैं मृत्यु का घर है, अरे ये आयु का घर है। रिसर्च से संबंधित कोई काम कर रहे हो, मेटल से संबंधित कोई काम कर रहे हो, माइनिंग से संबंधित कोई काम कर रहे हो, तो आपकी लॉटरी लगेगी। लॉटरी लगेगी मतलब नहीं वो कागज का टुकड़ा नहीं, मेहनत से फल मिलने वाला है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, हर मंगलवार को गुड़ और चने हनुमान जी की सेवा में अर्पित करें, भोग लगाएं। और मंगलवार के दिन 11 बार हनुमान जी का चालीसा पढ़ लें, कम से कम महीने में 1 बार तो जरूर पढ़ें। भगवान शिव की आराधना करते रहें, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है। और अब वो बात जो आपको सुननी चाहिए, क्योंकि ये ग्रह इस गोचर व्यवस्था में है तो किसी नक्षत्र में से होके तो गुजर रहे हैं। अब मेष राशि 3 नक्षत्रों में आती है। मैं तीनों नक्षत्रों के लिए विशेष उपाय बताऊंगा जो अकाट्य हैं, जो खाली नहीं जाते। तो चलिए, इस महीने आपको कौन से ग्रह के लिए कौन सा मंत्र करके उस ग्रह को और शुभ किया जा सकता है ये बताता हूं। क्योंकि नक्षत्र ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, और यदि नक्षत्रों को मना लिया जाए तो ग्रह बुरी जगह पे भी बुरा फल नहीं देते हैं। चलिए, सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र की बात करूं। सूर्य जो है ना 11 से 24 तारीख तक, 11 मई से 24 मई तक कृतिका नक्षत्र में होगा, जो आपके लिए अश्विनी नक्षत्र वालों अच्छा नक्षत्र नहीं है। हमें कृतिका नक्षत्र के देवता अग्नि को मनाना होगा। रोज एक माला ओम आग्नेय नमः की आपको करनी चाहिए। मंगल पूरे माह आपको शुभ बने, मतलब अच्छे नक्षत्रों में है आपके लिए। गुरु है पुनर्वसु नक्षत्र में, और ये नक्षत्र आपको पीड़ा दे रहा है। तो इस नक्षत्र को ठीक करने के लिए पूरे महीने ओम आदित्य नमः, माता अदिति का नाम का जप है, ये करते रहिए तो गुरु आपको ठीक फल देंगे। शनि आपके लिए शुभ है, राहु आपके लिए शुभ है इस महीने, और केतु भी आपके लिए शुभ है। तो 1 2 3 4 शुभ है। 2 के लिए उपाय करना है अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि। अब मैं बात कर लेता हूं भरणी नक्षत्र। यम का नक्षत्र है, और यम को संयम से जोड़ा जाता है, कठोरता से नियमों का पालन करने वाले लोगों। सूर्य 25 मई के बाद आपके लिए अशुभ नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आपको ओम प्रजापते नमः का 25 मई के बाद जाप करना शुरू करना है, और वो अगले माह तक चलेगा, जून तक, है ना। ध्यान से सुनिए। मंगल शुभ है, गुरु शुभ है, ये आनंद की बात है। शनि 17 तारीख तक, 17 मई तक अशुभ है आपके लिए, और 17 मई तक आपको करना है ओम अहिर्बुधनाय नमः। ओम अहिर्बुधनाय नमः, बुधन्याय बोलते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार और लिख दूं, ये सही है, अहिर्बुधन्याय नमः, ये है वो मंत्र। राहु को शुभ करना है। सदविषा नक्षत्र आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ है। ओम वरुणाय नमः की भी आपको माला करना है। 1 2 3, ये तो 25 के बाद करना, 2 माला करना। केतु आपके लिए शुभ है। कृतिका नक्षत्र अग्नि का नक्षत्र बड़ा तीव्र नक्षत्र होता है, और इसके लिए पूरे माह सूर्य तो शुभ है, ये आपके लिए आनंद की बात है। कृतिका नक्षत्र मेष राशि वालों, मंगल के शुभ करने के लिए 1 से 11 मई तक आपको ओम पूखड़े नमः का जाप करना है। रेवती नक्षत्र, वो नक्षत्र कृतिका नक्षत्र के लिए अशुभ नक्षत्र है, तो उसे शुभ करने के लिए 1 से 11 मई, केवल 11 मई तक ओम पूखड़े नमः की 1 माला करते रहिए। गुरु भी आपके लिए पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ के थोड़ा सा अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो ओम आदित्य नमः की भी 1 माला आपको करनी चाहिए।
और शनि 17 तारीख को रेवती में आएंगे। तो फिर आपको पूखड़े नमा की माला पूरे माह करना, और जब तक शनि रेवती में रहेंगे तब तक ओम पूखड़े नमा की माला करते रहना, नहीं तो 7.5 तो चल ही रहे हैं आपको। राहु आपके लिए शुभ है, केतु आपके लिए शुभ हैं। तो ये है मई माह, जिसे आप चाहें तो और अच्छा बना सकते हैं। यदि आपको ज्योतिष विद्या में, न्यूमरोलॉजी में, कृष्णमूर्ति पद्धति में इंटरेस्ट है तो नया कोर्स लॉन्च हो गया है कृष्णमूर्ति पद्धति का, रिकॉर्डेड। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करिए और उस कोर्स को प्राप्त करके अपनी ज़िंदगी की सही दिशा प्राप्त कर लीजिए। तो इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। जय माता दी।